अगली सुबह सत्यम की नींद खुली तो अपने ऊपर भार महसूस करके नीचे देखा तो उसकी जान उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर उसके ऊपर सो रही थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने उसका माथा चूमा और उसे अच्छे से बिस्तर पर लेटाकर ब्लैंकेट उड़ा दिया। फिर सत्यम बाथरूम में गया और फ्रेश होकर एक नज़र नव्या की ओर देखा और जिम चला गया। लगभग 2 घंटे के बाद सत्यम जिम से वापस आया और अपने रूम में चला गया। उसने देखा कि नव्या अभी तक तकिए को अपने सीने से लगाए हुए सो रही है। सत्यम उसके पास गया और उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र नव्या की बाहों में लिपटे तकिए पर गई, वो उस तकिए को घूरकर देखने लगा, जैसे उस तकिए को अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। अब हमारे सत्यम बाबू को तकिए से भी जलन हो रही थी। सत्यम ने उस तकिए को नव्या की बाहों से खींचकर उसे दूसरी साइड फेंक दिया, पर ऐसे अचानक तकिए को खींचने से नव्या की नींद खुल गई। नव्या उठकर बैठ गई। उसने देखा कि सत्यम उस तकिए को घूरकर देख रहा है, तो नव्या अपनी स्वीट सी आवाज़ में बोली, क्या हुआ सत्या, आपने हमारे पास के तकिए को ऐसे क्यों खींच लिया? आपकी वजह से हमारी नींद खराब हो गई और आप उस तकिए को ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हो? उसकी बात सुनकर सत्यम हड़बड़ा गया और फिर खुद को संभाल कर बोला, सॉरी प्रिंसेस, मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, पर उस तकिए पर एक कीड़ा था, इसलिए मैंने उसे आपसे दूर कर दिया। नव्या, ओह अच्छा। सत्यम, अच्छा ये छोड़ो और चलो मैं आपको नहला देता हूँ, फिर नीचे चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद हमारी शादी है ना आज। उसकी बात सुनकर नव्या चहक कर बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो हमारी शादी है, पर मैंने अभी तक वो ड्रेस तो ली ही नहीं है जो शादी में पहनते हैं। ये बोलकर नव्या उदास हो गई, तो सत्यम ने उसे गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी, अब उदास मत होना, मुझे मेरी प्रिंसेस मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। बात करते करते सत्यम उसे बाथरूम में ले गया और उसे वॉश बेसिन की स्लैब पर बिठा दिया। सत्यम ने उसे अपने हाथों से ब्रश करवाया और फिर बाथ टब में थोड़ा सा गर्म पानी भर दिया। सत्यम नव्या के पास आया और नव्या के कपड़े निकालने लगा। उसने नव्या के कपड़े निकाले और उसे लेकर बाथ टब में बैठ गया। दोनों बिना कपड़ों के बाथ टब में बैठे हुए थे। नव्या सत्यम के सीने से लगे शादी में क्या क्या होता है वो सब पूछ रही थी और सत्यम प्यार से उसके सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी नव्या सत्यम की तरफ देखकर बोली, और क्या होता है शादी के बाद सत्या? सत्यम, शादी के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत सारा प्यार करता है। नव्या, सच्ची में? सत्यम, हाँ, पर उस पहली बार प्यार करने से वाइफ को बहुत दर्द भी होता है। नव्या, दर्द? पर प्यार करने में कैसा दर्द होता है? सत्यम, हस्बैंड जब अपनी वाइफ को प्यार करता है तो दर्द होता है, पर सिर्फ फर्स्ट टाइम, उसके बाद नहीं। नव्या, ऐसे कैसे प्यार होता है हस्बैंड अपनी वाइफ से जो उसे दर्द होता है? उसकी बात सुनकर सत्यम मन में सोचने लगा, मेरी मासूम प्रिंसेस, मैं तुम्हें कैसे बताऊं सब, पर मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। सत्यम को सोच में गुम देखकर नव्या बोली, बताओ ना सत्या, और क्या मुझे भी दर्द होगा जब आप मुझे प्यार करोगे? उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसका चेहरा हाथों में भरा और बोला, कभी नहीं प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी भी दर्द नहीं पहुंचा सकता। नव्या, तो इसका मतलब आप मुझे शादी के बाद प्यार नहीं करोगे? सत्यम, करूँगा ना, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। नव्या, पर आपने तो कहा था कि आप मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते, इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करोगे, क्योंकि आपने ही कहा कि शादी के बाद जब हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करता है तो उसे दर्द होता है। अगर आप मुझे दर्द नहीं पहुंचाओगे, इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते हो। ये बोलकर नव्या थोड़ा सा उदास हो गई। उसे उदास देखकर सत्यम बोला, तुम क्या चाहती हो प्रिंसेस, मैं तुम्हें हस्बैंड और वाइफ वाला प्यार करूं? नव्या, हाँ, आप मुझे प्यार करना, मैं दर्द सह लूँगी, पर अगर आप मुझे प्यार नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझे कभी भी प्यार करना बंद मत करना। उसकी बात सुनकर सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने नव्या का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे प्यार से चूमने लगा। कुछ टाइम के बाद उसने नव्या को छोड़ा और उसके माथे से माथा लगाकर बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा प्रिंसेस, इतना जितना किसी ने भी किसी से ना किया हो, पर हाँ, मैं कभी भी तुम्हें कोई दर्द और कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। तुम इस सत्यम की जान हो, तुम में तो मेरी जान बसती है जान। ये बोलकर सत्यम ने नव्या के माथे को चूम लिया। कुछ टाइम के बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। नव्या जब नीचे आई तो अखिलेश जी को देखकर भागकर उनके पास चली गई और उनके गले लग गई। उन्होंने भी नव्या को अपने सीने से लगा लिया। नव्या उनके गले लगे हुए बोली, दादू, मैंने आपको बहुत मिस किया। अखिलेश जी,
हमने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। अखिलेश जी ने उसे खुद से अलग किया और उसका माथा चूमकर बोले, कैसी है हमारी प्रिंसेस? नव्या, बहुत अच्छी। आपको पता है सत्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसकी बात सुनकर अखिलेश जी मुस्कुरा दिए। तभी अविनाश जी बोले, चलो नाश्ता कर लो, फिर सब तैयार हो जाना। उनकी बात सुनकर सब डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़े। अब जाकर नव्या का ध्यान आसपास गया। पूरा मेंशन फूलों से सजाया हुआ था। सीढ़ियों से लेकर हॉल तक, यहाँ तक कि दरवाजे तक बहुत अच्छी सी सजावट की गई थी। नव्या बस चमकती आंखों से सब देख रही थी। सत्यम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? नव्या, सत्या ये डेकोरेशन। सत्या, आज हमारी शादी है तो इसीलिए। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? नव्या उसकी बात सुनकर चहकते हुए बोली, नहीं, ये बहुत सुंदर लग रहा है। उसे खुश देखकर सत्यम मुस्कुरा दिया और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। उसने बिना किसी परवाह के नव्या को अपनी गोद में बिठाया और उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। साथ ही साथ खुद भी खा रहा था। सत्यम को नव्या की इतनी परवाह करता देख अखिलेश जी मुस्कुरा दिए। कुछ टाइम बाद सब नाश्ता करके रेडी होने चले गए। सत्यम नव्या को लेकर रूम में आया। तभी दो लड़कियां उनके रूम में आई तो सत्यम उन्हें देखकर बोला, इन्हें अच्छे से रेडी करो। ये बोल उसने नव्या की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। सत्यम ने उसके माथे को चूमा और बोला, ये तुम्हें अच्छे से हमारी शादी के लिए तैयार कर देंगी। और हाँ, तुम्हारी शादी की ड्रेस चेंजिंग रूम में है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये बोलकर सत्यम वहाँ से दूसरे रूम में चला गया। उसने भी अपने कपड़े उठाए और तैयार होने लगा। नीचे अखिलेश जी और अविनाश जी पंडित जी के साथ मिलकर शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। राहुल भी कब से सब तैयारियां अच्छे से चेक कर रहा था। फिर अविनाश जी के कहने पर वो भी अपने रूम में तैयार होने के लिए चला गया। कुछ टाइम बाद सत्यम नीचे आया तो उसे देख अविनाश जी की आंखें नम हो गई। सत्यम ने ऑफ वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन का शेरवानी पहना हुआ था, सिर पर पगड़ी, गले में मैचिंग साफा। सत्यम इस टाइम बहुत हैंडसम लग रहा था। सत्यम आकर अविनाश जी के सामने खड़ा हो गया। उसने अविनाश जी के पैर छुए तो अविनाश जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सत्यम ने उनसे अलग होकर उनके आंसुओं से भीगी पलकों को साफ किया और बोला, आप रो क्यों रहे हो दादू? अविनाश जी, कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम कभी शादी भी करोगे, पर आज मेरा सपना पूरा हो गया, तुझे दूल्हा बना देखने का सपना। उनकी बात सुनकर सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस बिना किसी भाव के खड़ा रहा। तभी पंडित जी के बुलाने पर वो जाकर मंडप में बैठ गया। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे वैसे वैसे ही करता रहा। तभी पंडित जी बोले, पंडित, कन्या को बुलाइए, वरमाला का समय हो रहा है। उनकी बात सुनकर अखिलेश जी नव्या को लेने चले गए। सत्यम की नज़रें तो सीढ़ियों पर ही टिकी हुई थी। यहाँ से उसकी मासूम सी जान आने वाली थी। राहुल जो उसके पास खड़ा था वो धीरे से सत्यम के करीब होकर बोला, क्या बात है भाई, इंतज़ार नहीं हो रहा भाभी के आने का? सत्यम ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो राहुल ने अपने दांत दिखा दिए। भले ही वो सत्यम के ऐसे घूरने से डर गया था, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, क्या भाई, हमेशा मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से डराते रहते हो? ये मत भूलो, इस समय मैं आपका असिस्टेंट नहीं बल्कि आपका भाई हूँ। थोड़ा तो प्यार दिखा लिया करो अपने इस छोटे भाई पर। राहुल तरह तरह के मुंह बनाते हुए ये सब बोल रहा था। वहीं सत्यम बस बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करता था, पर हाँ, उसे जताना नहीं आता था। ज़्यादातर वो कम ही बोलता था, पर पता नहीं कैसे अपनी प्रिंसेस, अपनी जान के साथ वो ढेर सारी बातें करता था। अखिलेश जी नव्या के रूम में पहुंचे तो उसे देख उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने प्यार से उनके माथे को चूम लिया। नव्या उन्हें देख चहकते हुए बोली, दादू मैं कैसी लग रही हूँ? अखिलेश जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। उनकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई तो अखिलेश जी उसे लेकर रूम से बाहर आ गए और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगे।